हेलो फ्रेंड्स, प्रीति मैम्स एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड के अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 3 दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर। इस चैप्टर में ऑलरेडी हमने 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है, जिसके लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। हमने ये जाना था कि गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्योंकि जब भी बिजनेस में कोई न्यू पार्टनर ऐड होता है तो हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है, गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है। तो उस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो इसीलिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे प्लीज़ देखिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हम ये जानेंगे कि जब भी बिजनेस में कोई न्यू पार्टनर ऐड होता है तो गुडविल की क्या जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि गुडविल क्या होता है, गुडविल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे पास होता है, यानी कि गुडविल की जनरल एंट्रीज कैसे की जाती है व्हाइल एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर। क्योंकि जब भी हम कोई बिजनेस में न्यू पार्टनर को ऐड करते हैं तो वो अपने साथ साथ कैपिटल भी लाता है और गुडविल भी लाता है, इसीलिए उसकी जनरल एंट्रीज पास करनी होती है। और ये गुडविल की जनरल एंट्रीज बाकी सारे असेट से अलग होता है, इसीलिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि गुडविल की जनरल एंट्रीज कैसे पास होती है। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था कि गुडविल का वैल्यू निकाला जाता है, गुडविल की जो वैल्यू हमने निकाली थी उस वैल्यू का, उस कैलकुलेशन का, वो जो गुडविल का हमने वैल्यू निकाला था उस वैल्यू का क्या यूज है और गुडविल की ट्रीटमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ती है व्हाइल एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर, ये हम जानेंगे पहले एक एग्जांपल के जरिए। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं उसके लिए। मान लो कि एक बिजनेस है, पार्टनरशिप फर्म, जहाँ पे कि ए एंड बी ये 2 पार्टनर्स हैं। ये दोनों मान लो प्रॉफिट को पहले 50-50% डिवाइड करते थे आपस में। ए रखता था 50% और बी रखता था 50%। दोनों जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होता था वो 50-50% आपस में बांट लेते थे। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था। अब यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया कि एक और नया पार्टनर ऐड करने के लिए, मान लो इन्होंने डिसाइड किया सी को ऐड करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ सी को जब ऐड करेंगे, न्यू पार्टनर बिजनेस में ऐड होगा, तो आगे से जो भी प्रॉफिट होगा उसमें इसको भी शेयर मिलेगा, ये भी शेयरिंग का हकदार हो जाएगा, राइट। तो प्रॉफिट में इसे भी शेयर अगर देना है तो जो प्रॉफिट ये दोनों हाफ हाफ आपस में डिवाइड करते थे पहले, अब उसमें से इन्हें सी को भी शेयर देना पड़ेगा, यानी कि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी। तो मान लो सी को इन्होंने ऐड किया है 20% शेयर के लिए। सी को इन्होंने कहा कि प्रॉफिट का 20% शेयर देंगे। तो अगर इसे 20% शेयर देंगे, मतलब ए और बी को अपने शेयरिंग में से थोड़ा थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा अपना जो इनकम है, इनका जो रेशियो है उसको ये सैक्रिफाइस करेंगे, इसके नाम पे सी के लिए सरेंडर करेंगे। तो मान लो इसने 10% दिया और इसने 10%, ए ने अपने शेयर का 10% सरेंडर किया और बी ने अपने शेयर का 10% सरेंडर किया। क्योंकि जितना ये कमा रहे, जिस रेशियो में कमा रहे हैं उसी रेशियो में तो सैक्रिफाइस भी करेंगे, जिस रेशियो में कमाएंगे उसी रेशियो में गवाएंगे, ठीक है। तो न्यू पार्टनर को 20% के लिए ऐड किया है, तो वो 20% देने के लिए मान लो इन्होंने 10% का सैक्रिफाइस किया, टोटल इसे मिल गया 20%। अब ए के पास कितने शेयर बचेंगे प्रॉफिट के? ए के पास बचेगा 40%। अब से जब भी प्रॉफिट होगा सी को ऐड करने के बाद, तो प्रॉफिट का 40% ही सिर्फ ए को मिलेगा और बी को भी कितना मिलेगा? 40%, क्योंकि इनके 10% कम हो गए। क्यों कम हो गए? क्योंकि इन्होंने सी को ऐड कर लिया, सी को ऐड किया 20% प्रॉफिट के लिए, तो इनके 20% प्रॉफिट कम हो जाएंगे। तो दोनों ने इक्वल अपने पास से सरेंडर कर दिया सी के लिए, और सी को तो जो इन्होंने सरेंडर किया है, जितना सैक्रिफाइस किया है वही मिलेगा, दैट इज 20%। तो इनका ये न्यू रेशियो बन गया, ठीक है, 4:4:2। अब इन्होंने ए और बी ने कितना शेयर, कितना परसेंट प्रॉफिट का सी के लिए सरेंडर किया, सैक्रिफाइस किया? 10%, यानी कि दोनों ने इक्वल किया। मतलब इनका सैक्रिफाइस रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1। इनका सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा? 1:1।
इक्वल इक्वल दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं जो प्रॉफिट, जो गुडविल वैल्यू की थी, हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है जब भी कोई न्यू पार्टनर ऐड होता है। तो मान लो इन्होंने जब सी को ऐड करना चाहा तो उसके पहले इन्होंने अपने बिजनेस का बिजनेस का गुडविल कैलकुलेट किया और वो गुडविल सपोज आया है 2 लाख रुपीज, सपोज आया है 2 लाख रुपीज। और ये 2 लाख क्या है? वैल्यू ऑफ गुडविल। ये 2 लाख क्या है? वैल्यू ऑफ गुडविल। अब ये जो वैल्यू है 2 लाख रुपीज, ये वैल्यू इन्होंने अभी कमाया नहीं है। जो भी हम गुडविल की वैल्यू निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने किया था, ये वैल्यूएशन, ये अमाउंट ऑफ गुडविल कमाए हुए प्रॉफिट नहीं है। ये वो प्रॉफिट होते हैं, वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होते हैं जो कि फ्यूचर में कमाने वाले हैं। ये किस वजह से? बिजनेस के गुडविल की वजह से, उसके नेम एंड रेपुटेशन की वजह से। जो पार्टनर्स हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हमने जो भी मेहनत की है अपने बिजनेस में, जितना उसका नाम किया है, रेपुटेशन बनाया है, जो गुडविल हमने बनाया अपने बिजनेस का, उस गुडविल की वजह से फ्यूचर में हम इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जो भी गुडविल होता है कैसे कैलकुलेट हमने किया था। जितने भी लास्ट कुछ ईयर्स के हमने एवरेज प्रॉफिट निकाले थे, जो भी प्रॉफिट्स दिया था उसका एवरेज निकाला था, और जितना भी एवरेज प्रॉफिट होता है उसे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस से मल्टीप्लाई किया था। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस क्या कहा था मैंने? क्या होता है कि जो पार्टनर्स है, पुराने पार्टनर्स, उन्हें लगता है कि इतने साल तक हम ये प्रॉफिट कमा सकते हैं। गुडविल का जो भी एक्स्ट्रा गुडविल की वजह से जो भी वो प्रॉफिट कमाते हैं, ये प्रॉफिट इतने साल तक कमा सकते हैं। उसी से हम मल्टीप्लाई करते, उतने साल से, उतने ईयर्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वैल्यू ऑफ गुडविल मिल जाता है। यानी कि ये जो वैल्यू है, ये वो वैल्यू है जो कि इसके जो ओल्ड पार्टनर्स है समझते हैं कि हमारे बिजनेस का जो गुडविल है, हमने जो मेहनत किया है, गुडविल बनाया है, उसकी वजह से फ्यूचर में हम इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो गुडविल है ये फ्यूचर में ये कमाने वाले थे। ठीक है, कौन? ए और बी कमाने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर ए और बी ही बिजनेस में पार्टनर होते, उन्होंने थर्ड पार्टनर को ऐड नहीं किया होता, तो ये प्रॉफिट जो ये कमाने वाले हैं, ये इसके हकदार कौन होते? सिर्फ ए और बी होते। दोनों आपस में इसे बांटते। कैसे बांटते? 50-50% बांटते। तो ए को कितना मिल जाता? ए को मिल जाता 1 लाख। तो ए को कितना मिल जाता? ए को मिल जाता 1 लाख और बी को भी मिल जाता 1 लाख, राइट। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया? इन्होंने किसे ऐड कर लिया? सी को भी ऐड कर लिया। तो जब इन्होंने सी को ऐड कर लिया है, यानी कि सी को भी इस प्रॉफिट में से शेयरिंग देना पड़ेगा। इसमें से सी को भी मिलेगा, कितना परसेंट मिलेगा? 20%। सी कितने के लिए ऐड हुआ है? 20% के लिए। तो 2 लाख का 20% कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा, राइट। तो ये 40,000 अब सी को देना पड़ेगा इस प्रॉफिट में से। इन्हें अपने शेयर में से 20% कम हो जाएगा इनके शेयर में से। मतलब इनके जो भी 1 लाख इनको मिलने वाला है, ये जो 2 लाख आपस में डिवाइड करने वाले थे, इसमें से 40,000 रेड्यूस हो जाएगा। तो दोनों की जो सेक्रीफाइस है उतना इक्वल है, तो इक्वल ही दोनों देंगे सी को। ठीक है, सेक्रीफाइस करेंगे। तो मान लो अब इसने दिया 20,000 और इसने दिया 20,000, तो अब इन्हें मिलेगा 80,000 और बी को भी मिलेगा 80,000। तो दोनों ने अपने अपने पास से 20,000 निकाल के सी के लिए सेक्रीफाइस कर दिया। सी एक नया पार्टनर ऐड हो गया है, जिसके वजह से अब से जो भी प्रॉफिट होगा वो सिर्फ इन दोनों के बीच नहीं बटेगा, सी भी उसका हकदार होगा और सी को भी मिलेगा। ठीक है, तो जो प्रॉफिट जो कि 2 लाख का प्रॉफिट था, अगर ये दोनों अकेले बिजनेस में पार्टनर होते तो इन्हें 1 लाख मिलता, लेकिन सी को ऐड किया 20% के लिए, तो इस 2 लाख का सी को 20% दे देंगे। तो अब इन्होंने, इनके शेयरिंग कितने बच गए? इसमें से 80,000 मिल गए। मतलब 20,000 इसने दे दिया, 20,000 इसने दे दिया सी के लिए। मतलब इसके 20,000 कम हो गए, इसके 20,000 कम हो गए। दोनों के कितने कितने कम हो गए? इसके पास से 20,000 और इसके पास से 20,000। ये ए और बी के पास, दोनों के पास 20,000 रेड्यूस हो गया, कम हो गया। ठीक है, अब ये जो अमाउंट कम हुआ है इनका, क्यों कम हुआ है? सी के आ जाने की वजह से। सी के आ जाने की वजह से इनकी प्रॉफिट जो है कम हो गई है।
अब ये जो प्रॉफिट था 2 लाख का, जो गुडविल का अमाउंट था, ये वैल्यू इसको बनाने में, गुडविल को बनाने में मेहनत किसकी लगी है? ए और बी की। क्योंकि लास्ट लेक्चर में गुडविल क्या होता है मैंने आपको बताया था, और ये भी बताया था कि गुडविल कैसे बनता है। जो उसके पुराने पार्टनर्स होते हैं, जो उसके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं, वो पार्टनर्स कड़ी मेहनत करते हैं, अपने बिजनेस का नाम और रेपुटेशन बनाते हैं, अच्छी सर्विस देके, क्वालिटी प्रोडक्ट्स देके कंज्यूमर क्रिएट करते हैं, और जिसकी वजह से उनके बिजनेस का नाम होता है, गुडविल होता है, और उस गुडविल के वजह से वो प्रॉफिट, एक्स्ट्रा सुपर प्रॉफिट कमा पाते हैं। तो ये जो प्रॉफिट कमाया है उन्होंने अपने बिजनेस के गुडविल की वजह से, इस गुडविल को बनाने में मेहनत सिर्फ ए और बी की लगी है। तो सी को भी यहाँ पे शेयर लेकिन मिल रहा है, सी भी ऐड हो जाएगा बिजनेस में, तो आगे जो भी वो प्रॉफिट कमाने वाले हैं ये आगे फ्यूचर में, उसमें सी को भी हक मिलेगा। जबकि सी की तो मेहनत थी नहीं यहाँ पे, तो सी की मेहनत नहीं थी, फिर भी उसे प्रॉफिट में शेयर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ए और बी जिन्होंने कड़ी मेहनत की है इस प्रॉफिट को कमाने के लिए, उनके साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि सी ने मेहनत नहीं की, उसे बैठे बैठाए इतना इनकम मिल जा रहा है, इतना प्रॉफिट मिल जा रहा है। और ए और बी जिन्होंने मेहनत की, उन्हें तो और सेक्रीफाइस, उनकी जो प्रॉफिट है और कम हो जा रही है। तो ऐसे कंडीशन में अब ए और बी के साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी। तो हम ये नाइंसाफी होने देंगे क्या? नहीं होने देंगे। तो यहाँ पे ए और बी जो कि कॉमर्स के बंदे हैं, राइट, बिजनेस कर रहे हैं, तो होशियार तो होंगे ही, तो ये भी चालाक है, ये भी होशियार है। ये क्या बोलेंगे सी को? ये बोलेंगे कि तुमने इस प्रॉफिट में, ये जो गुडविल का वैल्यू है, इसमें कोई मेहनत नहीं किया है, फिर भी जब ये वैल्यू होगा, प्रॉफिट होगा, तो तुम उसमें इनकम, तुम उसमें प्रॉफिट शेयर करोगे, यानी कि तुम्हें भी उसमें शेयरिंग मिलेगा। जबकि मेहनत तो तुमने नहीं की, मेहनत तो हमारी है। तो तुम एक काम करो, जितना जितना तुम्हारे आने की वजह से तुमको मिल रहा है प्रॉफिट, ये जो फ्री का तुम्हें जो प्रॉफिट मिल रहा है, जितना जितना हमने सेक्रीफाइस किया, ये हमारी मेहनत की वजह से तुम्हें मिल रहा है। तो इसीलिए ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट तुम हमें कॉम्पेंसेशन के तौर पे दे दो। तो ये ए और बी बोल रहे हैं सी को कि तुम जो फ्री का प्रॉफिट कमा रहे हो, ये इसमें मेहनत तो हमारी लगी है, तो ये प्रॉफिट के लिए तुम हम दोनों को क्या करो? कॉम्पेंसेट करो। कितना कॉम्पेंसेट करेंगे? 40,000। जितना वो एक्स्ट्रा कमा रहा है, फ्री में कमा रहा है बिना किसी मेहनत के, उतना ही उसे कॉम्पेंसेट भी करने के लिए बोलेंगे। तो कितना कॉम्पेंसेट करने के लिए बोलेंगे? सी को 40,000, सी को इतना अमाउंट कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। ऐसा कौन बोलेगा? ए और बी। अब पूरा अमाउंट नहीं लेंगे, गुडविल का पूरा अमाउंट नहीं लेंगे, सिर्फ जितना उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है प्रॉफिट, उनके बिना मेहनत किए, उतना ही शेयर लेंगे उससे, उतना ही कॉम्पेंसेशन लेंगे। क्योंकि पूरा अमाउंट लेंगे तो ये तो इसके साथ, सी के साथ अब नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि इसका तो 80,000 इन्हें मिल रहा है ना, सिर्फ 40,000 ही इन्होंने सेक्रीफाइस किया है। तो जितना इनका जितने का लॉस हो रहा है सी के आने की वजह से, उतना ही सी से लेंगे ये, ठीक है। तो यहाँ पे सी से ये 40,000 का कॉम्पेंसेशन मांगेंगे, और सी मान भी जाएगा। क्यों मान जाएगा? क्योंकि सी को पता है कि आज अगर वो ये अमाउंट दे भी देगा तो बाद में फ्यूचर में तो वो कमाने वाला है ना, फ्यूचर में उसे मिलेगा, हो सकता है इससे ज़्यादा भी कमा सके। ये तो एक अप्रॉक्स अमाउंट होता है, और ये जो अमाउंट होता है ये कुछ साल का ही होता है। उसकी आगे जो गुडविल से वो पैसे कमाएंगे या फिर जो नॉर्मल प्रॉफिट भी कमाएंगे, वो तो सी को मिलेगा ही, यानी कि थोड़ा कॉम्पेंसेशन दे के आगे के पूरे फ्यूचर का तो प्रॉफिट उसे शेयर मिलेगा ही। तो सी इसके लिए रेडी भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो अमाउंट है 40,000 कॉम्पेंसेट करेगा सी, यानी कि ए और बी जो इनका रेशियो इतना इतना जो इनका प्रॉफिट में कम हुआ है, उसके लिए उनको कॉम्पेंसेट करेगा। तो सबसे पहले जब सी आएगा बिजनेस में, ऐड होगा, तो वो कैपिटल के साथ साथ ये गुडविल का अमाउंट, इतना प्रीमियम अमाउंट भी लेके आएगा गुडविल का, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री पास होगी, क्योंकि ये अमाउंट बिजनेस में आएगा, और जब भी बिजनेस में कोई अमाउंट आता है, कुछ पैसे आते हैं या जाते हैं, तो उसकी एंट्री पास करनी पड़ती है, तो इसका एंट्री पास होगा। अब ये जो अमाउंट कॉम्पेंसेट किया है सी ने, ये क्या किया जाएगा? इसे ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, क्योंकि ए और बी का लॉस हुआ है सी के आने की वजह से, उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, उन्हें अपना इतना इतना परसेंट 10% जो प्रॉफिट में, ठीक है, वो सेक्रीफाइस करना पड़ा, तो कॉम्पेंसेशन भी उन्हीं को मिलना चाहिए। तो ये जो अमाउंट है, ये दोनों में ए और बी जितना जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया है उस रेशियो में बांट दिया जाएगा। कौन से रेशियो में बांटा जाएगा? उनके सेक्रीफाइस रेशियो में, उनके
सैक्रिफाइस रेशियो में, उनके सैक्रिफाइस रेशियो में दोनों में इक्वल उनका जो सैक्रिफाइस रेशियो है 1:1 है, इक्वल है, तो इक्वल ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो भी सैक्रिफाइस रेशियो होगा उसके हिसाब से ये कॉम्पेंसेशन का, गुडविल का जो पैसा जो न्यू पार्टनर लाएगा वो इनके बीच हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसकी भी एंट्री आएगी, इनके बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसकी जनरल एंट्री पास करनी पड़ती है। अब ये जो अमाउंट है, ये कॉम्पेंसेशन का अमाउंट पहले तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, उसके बाद इनकी मर्जी है कि ये बिजनेस में ही इसे रखना चाहते हैं या फिर उसे विड्रॉ कर लेना चाहते हैं। ये चाहे तो ये अमाउंट तो इनका है, इनके नाम पे उसने कॉम्पेंसेशन दिया है, तो ये अमाउंट ये चाहे तो बिजनेस में ही छोड़ दे या चाहे तो विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो बिजनेस में ही रख दिया तो टेंशन नहीं है, लेकिन अगर ये विड्रॉ कर लेते हैं, अपने पर्सनली उसके लिए निकाल लेते हैं, ड्राइंग कर लेते हैं, तो उसकी भी एंट्री होगी, तो उसकी भी फिर एंट्री होगी अगर विड्रॉल हो रहा है तो। यानी कि यहाँ पे 3 से 4 अलग अलग एंट्रीज करनी पड़ती है। इसलिए गुडविल की जनरल एंट्रीज हम पढ़ेंगे कि कैसे करना है और कौन से मेथड्स होते हैं गुडविल की जनरल एंट्रीज पास करने की, गुडविल की ट्रीटमेंट की। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम ये देखते हैं कि गुडविल का जनरल एंट्रीज यानी कि ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है जब भी कोई न्यू पार्टनर ऐड होता है। तो मैं चाहती तो आपको डायरेक्टली ये एंट्रीज समझा सकती थी, लेकिन इससे क्या होता कि आपको ये समझ नहीं आता कि ये न्यू जनरल एंट्रीज गुडविल की क्यों की जाती है, और जो गुडविल का वैल्यू हम निकालते हैं, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, वो वैल्यू का हम करते क्या है। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया, इससे आप ये तो समझ गए कि वो वैल्यू क्यों निकालते हैं, ये जानने के लिए कि जो न्यू पार्टनर ऐड हुआ है उसे गुडविल का कितना प्रीमियम अमाउंट, कितना कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स के लिए। तो इसीलिए हम उसकी वैल्यू निकालते हैं जब भी कोई न्यू पार्टनर को ऐड करना होता है। तो अगर मैंने वो स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन आपको नहीं बताए होते तो आपको वो चीज़ क्लियर नहीं होता और ये एंट्रीज क्यों करना पड़ता है वो क्लियर नहीं होता। और 11th एंड 12th स्टैंडर्ड जो कि आपके अकाउंटिंग का बेस है, यहाँ पे अगर आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे, पूरी जानकारी नहीं लेंगे तो आपका बेस वीक हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं, एक कॉमर्स स्टूडेंट्स का अकाउंट स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आगे भी आपको हर साल अकाउंट्स पढ़ना है। तो अगर आपका बेस वीक हो जाएगा तो आगे जाके आप प्रॉब्लम सही से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपको डाउट्स आते रहेंगे। इसीलिए बेस स्ट्रांग करने के लिए मैं हर एक चीज़ का डिटेल आपको बता देती हूँ। आप मेरे जितने भी क्वेश्चंस भी जो मैं सॉल्व करवाती हूँ, अगर आप देखेंगे तो हर एक क्वेश्चन में क्या एंट्री कहाँ जाता है, क्यों जाता है, सब कुछ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको उससे रिलेटेड कोई डाउट ना रहे, आपको वो क्लियरली समझ में आए कि वो एंट्री वहाँ क्यों जाती है, ताकि आप उससे रिलेटेड जो भी दूसरे क्वेश्चंस भी अगर आते हैं एग्जाम में तो आप सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए मैं सारे एंट्रीज आपको एक्सप्लेन करके फिर एंटर करने को सिखाती हूँ। और मेरे जितने भी वीडियोस हैं, जो भी मैं सॉल्यूशंस करवाती हूँ प्रॉब्लम्स के, अगर वो आप देखेंगे तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप एक ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं लेक्चर का। आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि आप एक लाइव क्लास देख रहे हैं, क्योंकि मैंने पूरा प्रॉब्लम्स आपको एक एक एंट्री लाइन वाइज बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाया है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे होती है, उसकी एंट्रीज कैसे पास होती है। तो यहाँ पे 2 मेथड है गुडविल एंटर करने का, दैट इज प्रीमियम मेथड एंड वैल्यूएशन मेथड। प्रीमियम मेथड हम तब फॉलो करते हैं, ये जनरल एंट्रीज तब पास करते हैं जब न्यू पार्टनर जो है वो अपने गुडविल का अमाउंट, जो गुडविल का प्रीमियम अमाउंट है, वो कैश में या काइंड में लेकर आता है। अगर वो कैश में, जो न्यू पार्टनर है वो बोलता है कि नहीं मेरे पास अभी पैसे नहीं है गुडविल का अलग से पैसा देने के लिए, मैं अभी नहीं दे सकता, तो ऐसे कंडीशन में हम ये मेथड फॉलो करते हैं, दैट इज वैल्यूएशन मेथड। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि प्रीमियम मेथड यानी कि जिस केस में न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल लाता है ओल्ड पार्टनर्स को कॉम्पेंसेट करने के लिए, उन्हें देने के लिए, तो इस कंडीशन में क्या एंट्रीज पास होती है, कौन सी जनरल एंट्रीज पास होती है, हम वो देखते हैं पहले। तो यहाँ पे पहला पॉइंट दिया है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड इट इज रिटेन इन द बिजनेस। यानी कि न्यू पार्टनर जब अपने शेयर का, गुडविल का शेयर वो कैश में लेकर आता है और उसे बिजनेस में ओल्ड पार्टनर रिटेन करते हैं, उसे विड्रॉ नहीं करते, बिजनेस में ही छोड़ देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या एंट्री होती है। तो सबसे पहले तो बिजनेस में कैश आ रहा है,
ठीक है। तो इसीलिए कैश आएगा तो क्या होगा, कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो न्यू पार्टनर कैश लेकर आएगा बिजनेस में, गुडविल का जो उसका अमाउंट है, प्रीमियम अमाउंट, वो लेकर आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट। अगर कैश में ला रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर चेक के थ्रू दे रहा है पैसा तो बैंक अकाउंट डेबिट। टू गुडविल अकाउंट, किस चीज का प्रीमियम दे रहा है वो, किस चीज के लिए पैसा ला रहा है वो, गुडविल के लिए। तो गुडविल के लिए हम यहाँ पे गुडविल को क्रेडिट करेंगे टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। और नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, यानी कि न्यू पार्टनर गुडविल का जो अमाउंट है उसके शेयर का वो लेकर आ रहा है। अब उसमें सेकेंड एंट्री क्या आएगा, यानी कि जो भी गुडविल का अमाउंट ला रहा है न्यू पार्टनर, वो किसके लिए ला रहा है, किसे कॉम्पेंसेट करने के लिए, ओल्ड पार्टनर्स को। यानी कि वो अमाउंट जो है ओल्ड पार्टनर्स को देने के लिए ला रहा है, उन्हें कॉम्पेंसेट, उनका जो लॉस हुआ है न्यू पार्टनर के आने की वजह से, उन्हें जो सेक्रीफाइस करना पड़ा है, गुडविल का जो मेहनत उन्होंने किया लेकिन उसका शेयर न्यू पार्टनर को जा रहा है जिसकी वजह से उन्हें लॉस हो रहा है, तो उसके लिए कॉम्पेंसेट करने के लिए ला रहा है न्यू पार्टनर गुडविल का प्रीमियम। तो इसीलिए वो जो अमाउंट गुडविल का लाएगा न्यू पार्टनर, वो किसको कॉम्पेंसेट करने के लिए, ओल्ड पार्टनर को। तो वो अमाउंट हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो इसीलिए एंट्री क्या आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर करंट अकाउंट बनाया है अपने क्वेश्चन में तो करंट अकाउंट। अब यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स को कौन से रेशियो में हम देंगे, कौन से रेशियो में उनके बीच ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो न्यू पार्टनर ने लाया है, सैक्रिफाइस रेशियो में। क्योंकि जिस रेशियो में उन्होंने न्यू पार्टनर के आने के वजह से कुर्बानी दी है, उनका लॉस हुआ है जिस रेशियो में, उसी रेशियो में उनको कॉम्पेंसेट भी किया जाएगा, ठीक है। तो उसी रेशियो में उनके बीच हम ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूट करके वो जो अमाउंट है ये बिजनेस में ही यहाँ पे रहेगा, मतलब वो अपने कैपिटल अकाउंट में ही उसे छोड़ देंगे, उसे विड्रॉ नहीं कर रहे, वहीं पे उसे रख दे रहे। यहाँ लिखा ना, इट इज रिटेन इन द बिजनेस, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है उनके नाम पे, उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जा रहा है, लेकिन वो बिजनेस में ही वो अमाउंट रहेगा इस केस में। तो यहाँ पे सिर्फ दो एंट्री आएगी। यहाँ नरेशन क्या है, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स, मतलब जो पुराने पार्टनर्स है उनके बीच जो भी गुडविल का पैसा न्यू पार्टनर ने लाया है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि वो अमाउंट जो है किस लिए लाया उसने, जो ओल्ड पार्टनर का लॉस हुआ उनको कॉम्पेंसेट करने के लिए न्यू पार्टनर ने लाया है वो पैसा, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब इस केस में पार्टनर क्या कर रहे हैं, वो पैसा अपने कैपिटल, बिजनेस का जो कैपिटल अकाउंट है उनका उसमें ही रख रहे हैं, विड्रॉ नहीं कर रहे। तो इसमें दो एंट्री आ जाएगी। अब आगे हम नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड इट इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। यानी कि न्यू पार्टनर कैश में पैसा ला रहा है, ये ओल्ड पार्टनर्स को कॉम्पेंसेट करने के लिए, उन्हें देने के लिए कैश में पैसा ला रहा है, बिजनेस में ला रहा है, लेकिन वो जो पैसा है वो किसके लिए ला रहा है, ओल्ड पार्टनर्स को कॉम्पेंसेट करने के लिए। तो पहले तो हम जो बिजनेस में वो पैसा लाएगा, ठीक है, तो सेम न्यू पार्टनर बिजनेस में पैसा लाएगा, तो ये पहला एंट्री तो सेम आएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, क्योंकि वो कैश बिजनेस में ला रहा है और कैश बिजनेस में आएगा तो क्या एंट्री होता है, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश क्या है, रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, और किस लिए वो कैश ला रहा है, गुडविल के लिए, तो गुडविल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो पहला एंट्री तो सेम हो जाएगा। उसके बाद उस अमाउंट को दोनों पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, क्योंकि न्यू पार्टनर उनके लिए, उन्हें उनके लॉस की भरपाई करने के लिए वो कॉम्पेंसेशन, वो गुडविल का प्रीमियम अमाउंट ला रहा है। तो सेकेंड एंट्री भी सेम आएगा, हम दोनों पार्टनर के बीच वो गुडविल का अमाउंट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो ये एंट्री सेम आ जाएगा, यही वाला गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, उनके बीच हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में, जिस रेशियो में उनका लॉस हुआ है, उन्होंने कुर्बानी दी है, उसी रेशियो में उनको कॉम्पेंसेट भी करेंगे, ठीक है। तो ये उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये पैसा तो इनके नाम पे उनके बिजनेस के कैपिटल अकाउंट में जमा है, ये चाहे तो उसे विड्रॉ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये उनका पैसा है, उनके नाम का पैसा है, तो ये चाहे तो उसे बिजनेस में ही छोड़ दें, या चाहे तो उसे अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने फैमिली के लिए विड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो अगर इन्होंने विड्रॉ कर लिया बिजनेस से वो पैसा, ड्रॉइंग्स कर लिया, तो क्या एंट्री आ जाएगा? हमने पार्टनर्स फाइनल अकाउंट में, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में देखा था कि जब भी पार्टनर्स विड्रॉ करते थे अमाउंट बिजनेस से या ड्राइंग्स करते थे तो क्या होता था, उनके कैपिटल अकाउंट को हम क्या करते थे, डेबिट करते थे। तो यहाँ भी सेम वही काम करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट। जो ओल्ड पार्टनर है वो अपने अपने जो उनका गुडविल का जो उन्हें शेयर मिला है, कॉम्पेंसेशन मिला है, वो विड्रॉ कर रहे हैं, इसीलिए ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू कैश बैंक अकाउंट। बिजनेस से क्या बाहर जा रहा है, कैश जा रहा है। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब कैश आया तो हमने डेबिट किया, जब कैश जाएगा तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो बिजनेस से ये लोग ये कैश विड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होगा। कैश के थ्रू विड्रॉ कर रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक के थ्रू विड्रॉ कर रहे हैं बिजनेस के बैंक अकाउंट से तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो ये एंट्रीज आ जाएगा। इसका नरेशन क्या आएगा, बेइंग गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। मतलब ओल्ड पार्टनर्स ने अपना जो गुडविल का उनका जो मिला था कॉम्पेंसेशन शेयरिंग वो विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो ये था सेकेंड केस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस, दैट इज थर्ड केस में क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी कि न्यू पार्टनर ने अपने गुडविल का शेयर कैश में लाया है एंड इट इज पेड टू ओल्ड पार्टनर्स प्राइवेटली। वो ओल्ड पार्टनर्स को प्राइवेटली दे रहा है, मतलब वो बोल रहा है कि ठीक है चलो तुम्हारा नुकसान हुआ है, तुमने चोट खाया मेरे आने की वजह से, तुम्हारा इतना तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ा, जो गुडविल का जो भी पैसा मिलने वाला था, तुम्हें प्रॉफिट होने वाला था, जो तुम अकेले बांटने वाले थे, मेरे आने की वजह से जो तुम्हारा नुकसान हो रहा है, तुम्हारी मेहनत का पैसा मुझे भी मिल रहा है, तो इसलिए चलो ये इतना जो अमाउंट है जो मेरा शेयर है, ठीक है, जितना मुझे प्रीमियम मिल रहा है गुडविल का वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, कॉम्पेंसेशन तुम्हें दे रहा हूँ, ये अपने अपने जेब में रख लो। डायरेक्टली उन्हें प्राइवेटली दे दिया, अपने अपने जेब में रख लो अपना पैसा। तो यहाँ जो अमाउंट है जो गुडविल का प्रीमियम ला रहा है न्यू पार्टनर, वो अमाउंट वो बिजनेस में ना ला करके सीधा उनके हाथ में दे रहा है कि लो अपना पैसा अपने अपने जेब में रख लो। तो यहाँ पैसा जब बिजनेस में आ ही नहीं रहा है, डायरेक्टली ओल्ड पार्टनर्स के जेब में जा रहा है, बिजनेस में पैसा तो आ ही नहीं रहा है। तो जब तक बिजनेस में कुछ आएगा नहीं और जाएगा नहीं तो एंट्री तो होगी नहीं, क्योंकि एंट्रीज तभी होती है, जनरल एंट्रीज हम तभी पास करते हैं जब बिजनेस में कुछ आता है या बिजनेस से कुछ जाता है। तो यहाँ तो वो डायरेक्टली वो अमाउंट उनको दे रहा है, प्राइवेटली बोल रहा है लो अपने अपने जेब में डाल लो पैसा अपना। ठीक है, तो यहाँ एंट्री आने की जरूरत नहीं है, बिजनेस में तो पैसा नहीं आ रहा है। तो इस केस में क्या होगा, इन दिस केस नो एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म, मतलब फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी एंट्रीज, कोई भी जनरल एंट्री इस केस में पास नहीं होगा। कब, जब न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स का कॉम्पेंसेशन जो है गुडविल का, उसका जो प्रीमियम शेयर है न्यू पार्टनर का, वो कैश में उसे दे देगा ओल्ड पार्टनर्स को प्राइवेटली। ठीक है, तो ये हमने देख लिया प्रीमियम मेथड। अब हम देखते हैं वैल्यूएशन मेथड। वैल्यूएशन मेथड हम तब फॉलो करते हैं जब न्यू पार्टनर कैश में उसका जो गुडविल का शेयर है प्रीमियम का वो नहीं लाता, वो बोलता मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं देता। तो उस केस में क्या रूल्स फॉलो, क्या जनरल एंट्रीज फॉलो करते हैं हम, क्या एंट्री करते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट केस क्या दिया है यहाँ पे, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड इट इज रेज्ड इन द बुक ऑफ द फर्म। अगर यहाँ सिर्फ इतना दिया होता, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी कि नया पार्टनर जो है वो अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में नहीं ला रहा है, सिर्फ इतनी बात अगर दी होती तो हम उसे क्या बोलते, ठीक है तुम कैश में नहीं ला रहे हो, तुम्हारे पास अभी कैश नहीं है, तो तुम जो कैपिटल ला रहे हो बिजनेस में, जब तुम ऐड हो रहे हो तो कैपिटल जो ला रहे हो उससे हम डिडक्ट कर लेंगे तुम्हारा जो गुडविल का शेयर है, वो हम अपने आप को कॉम्पेंसेशन दे लेंगे उससे। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाता, हम जो न्यू पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते, उसका जितना गुडविल का शेयर बनता है उतने अमाउंट से, और जो ओल्ड पार्टनर्स है उनके अकाउंट में, उनके कैपिटल अकाउंट में उतना अमाउंट जो उनके सैक्रिफाइस रेशियो है उस रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देते उस अमाउंट को। लेकिन यहाँ आगे क्या बोला इस केस में,
एंड इट इज रेज्ड इन द बुक ऑफ द फर्म। यहाँ पे बोला है कि गुडविल रेज करना है, फर्म का जो बुक है, जो बैलेंस शीट है, वहाँ गुडविल रेज करना है, यानी कि यहाँ पे हमें गुडविल अकाउंट स्टार्ट करना है, जनरेट करना है, गुडविल अकाउंट क्रिएट करना है। और जब भी कोई अकाउंट, असेट्स का अकाउंट क्रिएट करना होता है तो उस असेट को हमें क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। अब यहाँ गुडविल का अकाउंट क्रिएट करना है, गुडविल रेज करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, फर्म के बुक में, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, गुडविल अकाउंट को डेबिट करना होगा। जैसे कि हमने जर्नल एंट्रीज में देखा है कि जब कुछ असेट्स आता है खरीद के तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट। फर्नीचर आया खरीद के तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। तो उसी तरह से यहाँ पे गुडविल जो हम जनरेट कर रहे हैं, गुडविल अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो गुडविल अकाउंट को क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट, और जिनका गुडविल है, जिन्होंने मेहनत किया है उस गुडविल को बनाने में, जिसकी मेहनत लगी है, उसके नाम पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसके कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स ने ही तो मेहनत किया है उस गुडविल को बनाने में, और न्यू पार्टनर अपना कुछ भी शेयर नहीं ला रहा है कैश में, और यहाँ हमें गुडविल रेज करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे, जिससे कि गुडविल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फिर ये जो अमाउंट है, गुडविल का जो अमाउंट है, ये हम ओल्ड पार्टनर्स जो थे उनके नाम पे, उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, जो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उस रेशियो में, ओके। तो यहाँ पे नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग गुडविल रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म, मतलब फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बुक्स में क्या हो रहा है, गुडविल अकाउंट क्रिएट हो जा रहा है, गुडविल रेज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, जब भी ये केस होगा, गुडविल विल अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट ऑन असेट साइड। तो जब भी ये वाला केस आएगा तो यहाँ से जब भी न्यू बैलेंस शीट हम बनाएंगे इस केस में, तो वहाँ गुडविल का नाम भी आ जाएगा। जितने अमाउंट के लिए गुडविल का अकाउंट क्रिएट हुआ है उतने अमाउंट का गुडविल यहाँ न्यू बैलेंस शीट के असेट्स में शो करना पड़ेगा हमें। और असेट्स में क्यों, क्योंकि गुडविल असेट्स है तो असेट साइड में लिखेंगे, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस इन वैल्यूएशन मेथड। सेकंड केस क्या है, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ, मतलब गुडविल यहाँ रेज तो हो रहा है, गुडविल अकाउंट क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन क्रिएट करके फिर उसे रिटर्न ऑफ कर दे रहे हैं, उसे वहां से खत्म कर दे रहे हैं, बिजनेस के बुक में से निकाल दे रहे हैं, ठीक है, राइट ऑफ कर दे रहे हैं। तो इस केस में क्या एंट्री आएगा, पहला तो एंट्री सेम होगा क्योंकि यहाँ भी गुडविल अकाउंट क्रिएट किया जा रहा था, ठीक है, गुडविल रेज किया जा रहा था। वैसे यहाँ पे भी गुडविल अकाउंट पहले हमें क्रिएट करना है, गुडविल को रेज करना है। तो गुडविल अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, गुडविल अकाउंट को डेबिट करना होगा। तो ये सेम एंट्री आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे, और यहाँ भी जिसका गुडविल उसी को हम क्रेडिट कर देंगे। तो किसका गुडविल है, किसने ये गुडविल बनाने में मेहनत किया है, ओल्ड पार्टनर्स ने। तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, जितना उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके हिसाब से हम उनके कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करके लिख देंगे, ठीक है। तो ये एंट्री, ये वाला पहला तो सेम है, जब भी गुडविल रेज होता है, ठीक है, गुडविल अकाउंट क्रिएट होता है या गुडविल के अमाउंट को रेज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो एंट्री ये आ जाएगी। अब इसके बाद इसे राइट ऑफ भी कर देना है, गुडविल अकाउंट पहले क्रिएट कर दिया, अब इसे रिटर्न ऑफ भी कर देना है, यानी कि बिजनेस से निकाल देना है। तो ऐसे केस में क्या एंट्री आ जाएगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितने भी पार्टनर्स हैं, न्यू पार्टनर ऐड होने के बाद जितने पार्टनर्स हो गए वो सारे पार्टनर के अकाउंट को डेबिट करेंगे। कौन से रेशियो में, न्यू रेशियो में, उनके अकाउंट से जितना जितना गुडविल का अमाउंट बनता है, उनका शेयर बनता है, न्यू रेशियो के हिसाब से उतना उतना ले लेंगे, उतने के लिए उनका अकाउंट डेबिट कर देंगे। किस लिए लेंगे, गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए, बिजनेस से निकालने के लिए, ठीक है। और गुडविल अकाउंट हमें खत्म करना है, राइट ऑफ करना है, तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। जब गुडविल अकाउंट क्रिएट करना था, रेज करना था, तो गुडविल अकाउंट को हमने डेबिट किया। अब गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ करना है तो हम उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। जब क्रिएट करना था तो डेबिट किया, और जब राइट ऑफ करना होगा तो क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे ऑल पार्टनर्स, यानी कि जितने भी पार्टनर्स हो गए न्यू पार्टनर ऐड करने के बाद, तीनों पार्टनर्स के नाम पे क्या हो जाएगा ना, डेबिट हो जाएगा, उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा, क्योंकि गुडविल को राइट ऑफ करना है, तो राइट ऑफ करने के लिए उनका जितना भी शेयर है गुडविल का वो लिया जाएगा। तो यहाँ पे न्यू रेशियो में हम ये कैलकुलेशन करेंगे, तीनों पार्टनर से न्यू रेशियो में लेंगे गुडविल का शेयर, और टू गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और नरेशन क्या आएगा यहाँ पे,
being गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ हो रहा है। अब इस केस में क्या होगा, गुडविल विल नॉट अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट, यानी कि इस केस में गुडविल राइट ऑफ हो गया है, बिजनेस से हमने उसे खत्म कर दिया। तो अब जब न्यू बैलेंस शीट बनेगा तो उसमें गुडविल शो नहीं करेंगे, गुडविल वहां से राइट ऑफ हो चुका है, मतलब अब गुडविल वहां पे नहीं दिखेगा। ठीक है, और ये वाला जो एंट्री है व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, ये जो केस है एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये और ये दोनों सेम ही है, ये और ये ऑलमोस्ट सेम है। कैसे सेम है मैं अभी आपको बता देती हूँ। यहाँ क्या हो रहा है, पहले तो ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट किया जा रहा है, कौन से रेशियो में, उनके ओल्ड रेशियो में, राइट। ओल्ड रेशियो क्या था, हमने जो एग्जांपल लिया था ए बी एंड सी का, उसमें ओल्ड रेशियो उनका क्या था 1:1, यानी कि 50% था, इक्वल इक्वल था। तो इक्वल इक्वल का मतलब क्या होता है 1:1, मतलब दोनों इक्वल इक्वल डिवाइड कर रहे थे। और जितना गुडविल का अमाउंट क्या था 2 लाख। तो मान लो ये 2 लाख में से इनका अकाउंट कितने से पहले क्रेडिट हो रहा है, इनका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, दोनों को इक्वल इक्वल मिलेगा, तो 1 लाख इसको, ए को और बी को भी 1 लाख। ठीक है, इतने से इनका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अब वहीं पे अगर यहाँ पे ये क्रेडिट हो गया, ठीक है, इसमें पहले उनके अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, अब वहीं पे सेकेंड एंट्री राइट ऑफ करते वक्त क्या हो रहा है कि उनका जो पार्टनर्स है, तीनों पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। यानी कि अब डेबिट करते वक्त जब हम डेबिट कर रहे हैं तो ए बी एंड सी तीनों के अकाउंट में डेबिट हो रहा है, कौन से रेशियो के हिसाब से, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या था 4:4:2, 40%, 40%, 20%, जो हमने एग्जाम्पल लिया उसमें, राइट। तो 40% 2 लाख का कितना हो जाएगा 80,000 हो जाएगा, इसका भी 80,000 और इसका कितना 40,000, राइट। तो अब जब आप यहां देखेंगे तो ए और बी का अकाउंट पहले क्रेडिट हुआ 1 लाख से, बाद में डेबिट हो गया 80,000 से, लेकिन सी के अकाउंट में कुछ भी क्रेडिट नहीं हुआ, लेकिन डेबिट हुआ 40,000 से, यानी कि सी 40,000 एक्स्ट्रा दे रहा है, राइट। और इनका ये दोनों का जो अकाउंट है वो 40,000 उनको अब कम देना है, यानी कि देखा जाए तो इनके अकाउंट में 40,000 अभी भी क्रेडिट है, और वो क्रेडिट किसके पास से हो रहा है, सी के पास से। सी का अकाउंट 40,000 से डेबिट हो रहा है। तो फाइनली बात तो वही हो गई, यहाँ भी क्या हो रहा था, न्यू पार्टनर अपना जो शेयर था गुडविल का वो ला रहा था, और उस शेयर को जो दोनों पार्टनर से अपने अपने कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे सैक्रिफाइस रेशियो के हिसाब से। तो उनको कितना मिल रहा था 40,000, जो कि वो 20-20 डिवाइड कर रहे थे, और यहाँ भी उनके अकाउंट में उतना ही बच रहा है। 1 लाख क्रेडिट हुआ था, अब 80-80 हज़ार उनका डेबिट हो गया, तो 20,000 तो बच गया। तो यहाँ भी बात वही हो रहा है, ठीक है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे केस आपका चेंज हो गया है, वहाँ पे ऐसे दिया है और यहाँ पे अलग टाइप से दिया है। मतलब वहाँ पे पार्टनर कैश में ला रहा है और यहाँ पे कैश में नहीं ला रहा है, लेकिन उसके कैपिटल से, उसके कैपिटल अकाउंट से उतना अमाउंट हम ले रहे हैं, और किसको दे दिया जा रहा है, वो ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक है, कैपिटल से विदड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो एंट्री है ये कब करेंगे हम, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, और उसको राइट ऑफ भी कर देते हैं। और इस केस में गुडविल न्यू बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होगा क्योंकि वो राइट ऑफ हो जा रहा है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस, दैट इज व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म इन बैलेंस शीट। यानी कि इस केस में व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल पहले से ही अपीयर्ड है, गुडविल की वैल्यू पहले से ही बैलेंस शीट में दी गई है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, इन सच केसेस इफ द गुडविल इज रीवैल्यूड, गुडविल की फिर से वैल्यूएशन अगर हम निकालते हैं इस केस में, पहले से जो गुडविल का अमाउंट लिखा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो शायद पहले का अमाउंट होगा, पहले कभी तो वैल्यूएशन किया गया होगा, तो उस वक्त का वैल्यूएशन और अभी का वैल्यूएशन दोनों सेम तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो चेंजेस आते हैं टाइम के साथ, गुडविल में भी हो सकता है गुडविल बढ़ गया होगा, तो फिर से गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी। इन सच केसेस इफ द गुडविल इज रीवैल्यूड, फिर से रीवैल्यू होगा, द डिफरेंस बिटवीन रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ गुडविल एंड इट्स बुक्स वैल्यू इज ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ क्या करेंगे,
जो गुडविल का पहले से अपीयर हो रहा है अमाउंट उनके बैलेंस शीट में, अब क्या करेंगे, उस अमाउंट से जो न्यू फिर से गुडविल की वैल्यूएशन होगी, फिर से वैल्यूएशन होगी, उसमें से जो पुराना बुक वैल्यू जो कि गुडविल अकाउंट यहाँ पे बैलेंस शीट में जो गुडविल शो हो रहा है वो अमाउंट माइनस कर देंगे। ठीक है, जो फिर से वैल्यूएशन होगी गुडविल की, उस अमाउंट में से जो पहले से गुडविल का अमाउंट उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यानी बैलेंस शीट में शो हो रहा है वो वाला अमाउंट हम माइनस करेंगे, और माइनस करके जो बैलेंस बचेगा, जो डिफरेंस बचेगा, वो डिफरेंस हम ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्योंकि मेहनत उनका था तो गुडविल भी उन्हीं को मिलना चाहिए। न्यू पार्टनर तो यहाँ शेयर नहीं ला रहा है तो उनके अकाउंट में, उनके कैपिटल अकाउंट जो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट है उसमें हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे और एक ऑप्शन है, हम चाहे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी उसकी एंट्री कर सकते हैं अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं करना चाहते तो। अदरवाइज आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही क्रेडिट करिए तो ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या दिया है, इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट। मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, गुडविल अगर पहले से ही अपीयर्ड है, बैलेंस शीट में है, एक्चुअली ये वैल्यूएशन मेथड में नहीं है, ये अलग से दूसरा पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट एंड न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश। मतलब गुडविल पहले से ही बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा है पहले से दिया हुआ बैलेंस शीट में, लेकिन जो न्यू पार्टनर है वो कैश में गुडविल ला रहा है। यहाँ क्या हो रहा था इस केस में, पहले से ही गुडविल अपीयर था बैलेंस शीट में, लेकिन न्यू पार्टनर कैश में अपने हिस्से का गुडविल का जो प्रीमियम अमाउंट है वो नहीं ला रहा था। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमने क्या किया, जो पहले का गुडविल था और जो दूसरा अभी जो करंटली गुडविल की वैल्यू निकली उसमें से पहले के वैल्यू को माइनस किया और जो डिफरेंस मिला वो हमने ओल्ड पार्टनर्स के बीच उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ पे न्यू जो पार्टनर है, गुडविल पहले से ऑलरेडी है, बैलेंस शीट में शो हो रहा है, लेकिन जो न्यू पार्टनर है वो कैश में अपना अमाउंट ला रहा है, तो इस केस में सबसे अच्छी चॉइस जो ओल्ड पार्टनर्स है उनको सबसे प्रेफरेबल चॉइस क्या होगी, उन्हें क्या करना चाहिए, देन इट इज डिजायरेबल टू राइट ऑफ द गुडविल। उन्हें गुडविल को न्यू पार्टनर को ऐड करने से पहले, न्यू पार्टनर को ऐड जब करने वाले हैं तो उसको ऐड करने से पहले ही जो गुडविल उनके बैलेंस शीट में शो हो रहा है उसे खत्म कर देना चाहिए, उसे राइट ऑफ कर देना चाहिए। ये बेस्ट ऑप्शन होगा। देन इट इज डिजायरेबल टू राइट ऑफ द गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स अमंग ओल्ड पार्टनर्स, यानी कि जो गुडविल बुक्स में अपीयर हो रहा है उसे ओल्ड पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, उसे राइट ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है पार्टनर्स, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कौन से रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। और जो पुराना गुडविल जो बैलेंस शीट में शो हो रहा था उसको राइट ऑफ करने के बाद जब न्यू पार्टनर जो है वो अपने शेयर का गुडविल का कैश जब लेके आएगा तो फिर से सारी एंट्रीज ये एज इट इज होगी। सिर्फ पहले क्या करना है, क्या चेंज है यहाँ पे कि जो पुराना जो गुडविल का अमाउंट जो बैलेंस शीट में दिख रहा है पहले से, उसे हमें क्या करना होगा, राइट ऑफ करना होगा। किसके नाम पे, जो ओल्ड पार्टनर्स थे उनके नाम पे और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। और उसके बाद जो भी न्यू पार्टनर कैश लाएगा उसके गुडविल का शेयर लाएगा, उसकी एंट्री सेम एज इट इज हो जाएगी। ओके, तो फ्रेंड्स हमने ये प्रीमियम मेथड और वैल्यूएशन मेथड ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमने पढ़ लिया है। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ेंगे अबाउट रीवैल्यूएशन अकाउंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और हम ये भी पढ़ेंगे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड क्या क्या जनरल एंट्रीज होती है व्हाइल एडमिटिंग न्यू पार्टनर। तो फ्रेंड्स अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनका थैंक यू।